आज का हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। जब भी किसी कंडक्टर को हम चार्जेस देते हैं तो वो सारे चार्जेस कंडक्टर के आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। आप किसी भी कंडक्टर के किसी भी लोकेशन पे चार्ज रखेंगे, चाहे वॉल्यूम के अंदर भी चार्ज रखेंगे, तो वो सारा चार्जेस आपस में रिपल्शन के कारण उसकी सरफेस के ऊपर, आउटर सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। इट डज नॉट अलाउ टू स्टे द चार्जेस इनसाइड इट्स वॉल्यूम, बट इट अलाउज द चार्जेस टू फ्लो थ्रू द मीडियम, फ्लो थ्रू द वॉल्यूम। ओके, चार्जेस का चलना अलाउ है मीडियम के थ्रू, वॉल्यूम के थ्रू, बट चार्जेस का रुकना मना है। अगर चार्जेस को रुकना है, ठहरना है, तो उसको कहाँ पे रुकना होगा? आउटर सरफेस पे। ऐसा क्यों? क्योंकि चार्जेस क्या करते हैं? सिमिलर चार्जेस हमने दिए, पॉजिटिव चार्जेस हमने दिए, वो सारे चार्जेस आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करके एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। दूर जाने के लिए वो एक दूसरे पे फोर्स लगा ही रहे हैं, तो कितना दूर जाना चाहेंगे? जितना दूर जा सकते हैं मैक्सिमम। तो कहाँ पे आ जाते हैं? उसकी कंडक्टर की आउटर सरफेस पे, क्योंकि कंडक्टर की साइज से ज़्यादा तो जा नहीं सकते, क्योंकि कंडक्टर के सराउंडिंग में क्या है? एयर या वैक्यूम, वो चार्ज को कंडक्ट नहीं करता है। ओके, तो जब भी हम चार्ज देते हैं किसी कंडक्टर को, वो सारा का सारा कहाँ पे इकट्ठा हो जाता है? उसकी आउटर सरफेस पे। और ये जो आउटर सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, या तो ये यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं या नॉन यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ओके, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होता है? जहाँ पे कंडक्टर की, यानी जो बॉडी हमने ली है चार्ज करने के लिए, उसकी शेप रेगुलर हो। ओके, और अगर उसकी शेप रेगुलर नहीं है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होता है। ओके, नाउ यहाँ पे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो यहाँ पे हम एक कंडक्टर को चार्ज देंगे, वो चार्ज उसकी आउटर सरफेस पे जाके स्प्रेड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और फिर वो आउटर सरफेस जो है जहाँ पे चार्जेस फैले हुए हैं, वो सरफेस के कुछ पार्ट्स या सारे पार्ट्स मिलके एक दूसरे पे रिपल्शन का फोर्स लगाते हैं। सो वी हैव टू कैलकुलेट दैट फोर्स, जो कहाँ पे लग रहा है? सरफेस के पार्ट्स के बीच में। यानी यहाँ पे वो सिचुएशन नहीं है कि हमने एक चार्ज बॉडी रखी, उसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई और चार्ज पार्टिकल आया या चार्ज बॉडी आई, फिर उस पर हम फोर्स को चेक कर रहे हैं। यहाँ पे जो कंडक्टर है वो एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, यानी कि उसकी सराउंडिंग के अंदर कोई और तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कोई और तरह का चार्ज पार्टिकल नहीं है, वो एक आइसोलेटेड है। ओके, आइसोलेटेड है अगर वो, तो फिर फोर्स की जो हम बात कर रहे हैं वो कहाँ लग रहा है? वो फोर्स इसके ऊपर जो चार्जेस फैले हुए हैं उनके बीच में आपस में ही फोर्स लग रहा है। ओके, तो हम उस फोर्स की बात कर रहे हैं जो एक कंडक्टर की सरफेस के अंदर उनके चार्जेस के बीच में लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे एक सिंगल कंडक्टर है, उसके ऊपर हम फोर्स की स्टडी करेंगे। ओके, सो फॉर दिस पर्पस वी चूज ए कंडक्टर लाइक दिस। रेगुलर, इरेगुलर, कैसी भी शेप हो सकती है। माना इस कंडक्टर को हमने क्यू चार्ज दिए, तो ये क्यू चार्जेस जैसे ही देंगे कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे? इसकी आउटर सरफेस पे। और ये डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा, ये डिपेंड करेगा इसकी शेप पे। ओके, चार्जेस सारे कहाँ पे आ गए? आउटर सरफेस पे। ये चार्ज बॉडी, यानी ये जो मेटल की बॉडी है, दिस इज ए सॉलिड मेटल। ओके, तो यहाँ पे अंदर वॉल्यूम में मीडियम है, मेटल मौजूद है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो। ये हमें मालूम है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? जीरो होता है। ओके, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो कैसे निकलेंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी चार्ज बॉडी के, चाहे वो कंडक्टर हो चाहे नॉन कंडक्टर हो, चार्ज बॉडी की सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। और ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेज हैं, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस कैसी होगी? परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड आउटवर्ड। ओके, सो इस सरफेस के लिए परपेंडिकुलर ऐसा होगा, यानी ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इसके लिए ऐसा होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, यहाँ पे ऐसे। So these all are direction of electric field, normal to surface. Okay,
इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ ये सारे हमने जैसे इस पे चार्जेस रखा, यहाँ पे हमने एक लोकेशन पे चार्ज रखा, ये चार्ज ऐसे फटाफट से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। जब तक चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहता है तब तक इक्विलिब्रियम की स्टेट नहीं आती और तब तक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहता है, मौजूद होता है। लेकिन जब चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाता है, यानी चार्जेस सेटल डाउन हो जाते हैं, तब इनके बीच का टेंशन, इनके बीच का रिपल्शन का फोर्स एक सैचुरेशन कंडीशन में आ जाता है। तब हम कहते हैं कि द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ओके, उस स्टेट में, इक्विलिब्रियम वाली स्टेट में, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में, उस सिचुएशन में अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ओके, नाउ अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, जीरो है, तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसके। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से जनरेट हो रही है, सरफेस से, अंदर नहीं है, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो। ओके, नाउ इसके ऊपर चार्जेस दे रखे हैं, इसके पास कुछ सरफेस है, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी भी होगी। तो देखिए यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी उस सरफेस के हर लोकेशन पे, हर पॉइंट पे कैसी होती है, सेम होती है। तो हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट होती है। पूरी सरफेस के लिए लेंगे या सरफेस के किसी भी एक पार्ट के लिए लेंगे तो वो वैल्यू कैसी आएगी, सेम आएगी। बट अगर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ना होकर नॉन यूनिफॉर्म है, तो उस केस में अलग अलग लोकेशन पे सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू अलग अलग होती है। तो अलग अलग लोकेशन पे सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू अलग अलग होने के कारण नॉन यूनिफॉर्म वाले डिस्ट्रीब्यूशन में उसको हम लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म भी है या मान लीजिए नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्स, वो तो दोनों के केस में लगता है। तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा तब भी इसकी सरफेस पे फोर्स लगेगा, डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होगा तब भी सरफेस पे फोर्स लगेगा। ओके, अब हम जिस फोर्स की बात कर रहे हैं वो कहाँ पे लगता है, सरफेस पे। तो सरफेस पे फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो तरीका है, हम इस सरफेस के ऊपर सबसे पहले एक छोटा सा एरिया एलिमेंट चूज करेंगे। ओके, सपोज वो एरिया एलिमेंट ये है, इसको हमने नाम दिया ए बी। ओके, इस ए बी के ऊपर कुछ चार्जेस हैं, इस एरिया, स्मॉल एरिया एलिमेंट में कुछ चार्जेस हैं, इन चार्जेस को हम कहेंगे डी क्यू। छोटा एरिया एलिमेंट है ए बी, तो नंबर ऑफ चार्जेस भी कैसे होंगे, कम होंगे। और इस छोटे से एरिया एलिमेंट का एरिया कितना है, डी है। ये जो एरिया है, सरफेस एरिया, ये कितना है, डी है। ओके, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हुई यहाँ की, सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी ए। सो वी कैन राइट डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी ए। ओके, चार्ज इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, ये जितनी डिटेल हमने दी इसको हम लिख लेते हैं। हमने करना क्या है वो देखिए, हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट, एक पॉइंट है जो सरफेस के जस्ट बाहर है, ए बी एरिया एलिमेंट के जस्ट बाहर, और जस्ट बाहर से मतलब हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि ये सरफेस के पास ही है, इतना नज़दीक हम एक पॉइंट लेते हैं। लेकिन हमें ईजीली दिखे, कैलकुलेशन ईजी रहे, तो इसलिए हम इसको थोड़ा दूर करके दिखा रहे हैं पॉइंट को। सपोज वो पॉइंट ये है, ये पॉइंट सरफेस के बिल्कुल पास में है, या यूँ समझ लीजिए सरफेस के ही ऊपर है। इतनी ही दूरी पे हम एक पॉइंट यहाँ लेते हैं। ओके, ये पॉइंट भी सरफेस के जस्ट पास में है। ओके, इस पॉइंट पे ए बी पार्ट के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, किस डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को नाम देते हैं E1, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पार्ट ए बी। ओके, बाकी इस रिमेनिंग पार्ट के कारण, इस रिमेनिंग पार्ट को नाम देने के लिए यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं जिसको नाम दे देते हैं सी। तो रिमेनिंग पार्ट कौन सा हुआ, ए सी बी। इस पूरी बॉडी को हमने दो पार्ट में बांट दिया, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ए बी और दूसरा रिमेनिंग पार्ट ए सी बी। तो इस पॉइंट पे इस ए सी बी के कारण भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, उसकी डायरेक्शन भी कैसी होगी, आउटवर्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को नाम दिया हमने E2। ऐसे ही इस पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ए बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे होगा आउटवर्ड E1, और इस वाली ए सी बी सरफेस के कारण इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। ए सी बी का आउटवर्ड उस डायरेक्शन में है इस पॉइंट के लिए, और ए बी का आउटवर्ड इस डायरेक्शन में है इस पॉइंट के लिए। ओके, तो यहाँ पे कैसे डायरेक्शन आ गई, अपोजिट डायरेक्शन, और यहाँ पे सेम डायरेक्शन।
अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 0, बाहर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो याद कर लीजिए प्लेट के अंदर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे थे प्लेट से, तो हमने 3 मेथड लगाए थे। तो उसमें जो सबसे लास्ट वाला मेथड था उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था विथ हेल्प ऑफ गॉस लॉ, विथ हेल्प ऑफ गॉस लॉ, और वो प्लेट के लिए किया था। तो उधर हमने क्या फॉर्मूला डिराइव किया था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो प्लेट के केस में उसकी प्लेट के जस्ट पास के पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज बॉडी के पास में बनेगा किसी भी पॉइंट पे, क्योंकि इस चार्ज बॉडी को अगर हम 2 पार्ट में बांटे तो यहाँ पे हमें 2 सरफेस मिलती है, एक ये वाली सरफेस और एक ये वाली सरफेस। एक सरफेस को हम एक शीट के जैसे कंसीडर कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2 शीट हो गई, 2 शीट यानी एक सिंगल प्लेट हुई। तो सिंगल प्लेट के पास में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये कौन सा पॉइंट है, आउटसाइड, तो इसको E आउट लिख लेते हैं, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 0। ओके, तो ये जितनी भी डिटेल है इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं, कंसीडर ए चार्ज्ड मेटल बॉडी ऑफ surface charge density sigma where charge q is uniformly distributed over its entire आउटर सरफेस। ओके, वैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, हमारा जो फॉर्मूला है फोर्स का वो एक ही फॉर्मूला है दोनों के लिए, लेकिन फिर भी हम हमारी कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं लाने के लिए हम इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा मान लेते हैं, यूनिफॉर्म। ओके, इसलिए पूरे सरफेस की चार्ज डेंसिटी कितनी दे दी हमने, सिग्मा। अदरवाइज हर लोकेशन की अलग अलग सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता तो। ओके, ओवर इट्स एंटायर सरफेस, चार्जेस सारे यहाँ पे सरफेस के ऊपर है। वी टेक ए स्मॉल एरिया एलिमेंट ए बी ऑन द मेटल सरफेस on the metal surface which consists charges dq and have area dA. Okay, now here electric field due to AB element, AB area element is E1, okay, and electric field due to remaining ACB is E2. Okay, now net electric field outside the metal body near AB region, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द मेटल बॉडी नियर AB रीजन कितना है, E1 प्लस E2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस लोकेशन पे कितना होता है पूरी बॉडी के कारण, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो लाइक दिस द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ड्यू टू ACB ये होगा E1 माइनस E2, और ये कितना होता है 0। ओके, तो इन दोनों इक्वेशन से
by equation 1 and 2. This is 1, this is 2. What we get? We get E1 is equal to E2 is equal to sigma upon 2 epsilon naught. Okay, so E1 माइनस E2 इक्वल टू 0, तो E1 और E2 इक्वल हुए. एक बार E1 की जगह पे E2 रखेंगे तो 2E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ऐसे ही E2 की और E1 इन दोनों की वैल्यू हमने निकाली है. ओके, नाउ ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? तो देखिए यहाँ पे वापस से E1 इलेक्ट्रिक फील्ड और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? E1 इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बना रहा है? केवल ये पार्ट, ए बी पार्ट. ओके, और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बना रहा है? रिमेनिंग वाला पार्ट, बचा हुआ हिस्सा. ओके, ये पूरी की पूरी बॉडी दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दी. एक को नाम दिया ए बी और एक को नाम दिया ए सी बी. ओके, तो यहाँ पे पूरी बॉडी के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. और उस बॉडी का अगर केवल हम इतना सा पार्ट ले तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है E1, और रिमेनिंग पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है E2. तो E1 और E2 तो लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड हुए, क्योंकि पर्टिकुलर ये इस लोकेशन और रिमेनिंग लोकेशन के लिए है. लेकिन ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड. क्यों? क्योंकि ये टोटल बॉडी के कारण बन रहा है. ओके, सो E1 एंड E2 आर लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड्स. ओके, अब जो लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी है? हाफ ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड. याद रखिए इस चीज को, द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट outside the small surface part, just outside the small surface part at a point is half of the total electric field at that point made by the whole charged body. ओके, कंप्लीट बॉडी जो बनाती है उसका हाफ होती है, और ये दिखता है हमें. तो वापस से देखिए, हियर E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये कौन सा है? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस ऑफ द चार्ज बॉडी. ओके, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस ऑफ द चार्ज बॉडी किसके कारण होता है? ये ड्यू टू कंप्लीट चार्जेस या कंप्लीट चार्ज सरफेस. ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ओके, नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है? फोर्स. कौन सा फोर्स निकालना है हमें? जो ये चार्जेस आपस में लगा रहे हैं, ये सारे चार्जेस आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं. फॉर एग्जांपल, ये चार्जेस, इधर के चार्जेस इस वाले सामने जो ये चार्जेस हैं इन पे फोर्स लगाते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये वाले चार्जेस इन पे फोर्स लगाते हैं बाहर की डायरेक्शन में. यानी ये वाली सरफेस चार्ज इस वाली सरफेस चार्ज पे फोर्स लगा रही है, और ये वाली सरफेस इस वाली सरफेस पे फोर्स लगा रही है. ऐसे ही ये वाले सरफेस इस वाले सरफेस पे फोर्स लगाते हैं, और ये भी उन पे फोर्स लगाते हैं. तो इधर आपस में इनके बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा है? रिपल्शन का फोर्स काम कर रहा है. तो हमें इस बॉडी के ऊपर कितना रिपल्शन का फोर्स काम कर रहा है उसको कैलकुलेट करना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस छोटे से स्मॉल एरिया एलिमेंट पे कितना फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट करते हैं. ओके, तो द फोर्स ऑन ए बी पार्ट. ओके, देखिए कितना फोर्स लग रहा है इसके ऊपर? डी एफ इज इक्वल टू डी क्यू इंटू E2. छोटा सा एरिया एलिमेंट है जिसमें छोटे से चार्जेस, छोटे से मतलब कम मैग्नीट्यूड का चार्ज रखा है DQ. ओके, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू भी कम होगी, इसलिए हमने इसको DQ लिया. चार्ज कम है तो DQ, फोर्स भी क्या लिखा हमने? DF. अच्छा,
चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कब लगता है? फोर्स लगने की कंडीशन क्या है? फोर्स लगने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक तो फोर्स को एक्सपीरियंस करने वाला चार्ज, और दूसरा उस फोर्स को, वो चार्ज पे फोर्स लगाने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है चार्ज पे। ओके, तो हमें क्या चीज़ चाहिए? दो चीज़ें चाहिए फोर्स के लिए, एक तो चार्ज और एक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स किस पे लगाना है हमें? ए बी के ऊपर। ए बी में कितने चार्ज है? डी क्यू, तो चार्ज तो हमें मिल गए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा लेना है, E1 या E2? ओके, हमें कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, E1 या E2? तो ध्यान रखिए, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बना रहा है? ए बी के चार्जेस यानी डी क्यू चार्जेस बना रहे हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड खुद के ही चार्जेस पे कभी फोर्स नहीं लगाता है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर एक्सर्ट फोर्स ऑन इट्स ओन चार्जेस, खुद के ही चार्जेस पे कभी फोर्स नहीं लगाएगा। तो यानी इसके ऊपर कौन फोर्स लगाएगा? इसके अंदर जो चार्जेस डी क्यू है उनके ऊपर कौन फोर्स लगाएगा? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब क्या है? जो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ये वाला पार्ट बना रहा है, एसीबी पार्ट, एसीबी पार्ट कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है? E2, इसलिए हमने इधर क्या रखा? E2। ओके, नाउ पुटिंग वैल्यूज ऑफ DQ एंड E2, पुटिंग वैल्यूज ऑफ DQ and E2. Okay, so we get DF is equal to DQ की वैल्यू कितनी है? सिग्मा DA, और E2 की वैल्यू क्या है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो वी गेट सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू DA। सो दिस इज फोर्स ऑन AB region ड्यू टू पार्ट ACB। ओके, तो हमने AB के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो फाइंड आउट कर लिया, लेकिन हमें कौन सा फोर्स चाहिए? हमें सारे चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, यानी इसके इस सरफेस पे, इस सरफेस पे, इस सरफेस पे, पूरी सरफेस पे कितना फोर्स लग रहा है वो फाइंड करना है। तो हमें पता है कि ये पूरी की पूरी जो सरफेस है ऐसे काफ़ी सारे छोटे एरिया एलिमेंट से मिलके बनी हुई है। ओके, तो यहाँ पे जैसे इस एरिया एलिमेंट पे फोर्स लग रहा है DF, तो ऐसे ही इस वाले एरिया एलिमेंट पे भी DF लग रहा होगा, यहाँ भी DF। तो सारे एरिया एलिमेंट्स के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, सो फॉर कंप्लीट सरफेस, कंप्लीट सरफेस के लिए DF का इंटीग्रेशन किया तो क्या हो गया? F कंप्लीट सरफेस यानी एरिया। ओके, सो F इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट DA पूरी सरफेस के लिए। ओके, सो दिस इज वैल्यू ऑफ फोर्स। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हो गई। नाउ ये फोर्स कौन सा फोर्स है? ये वो फोर्स है जो इन चार सरफेसेस के बीच में काम कर रहा है, रिपल्शन का फोर्स इन चार्जेस के बीच में काम कर रहा है। ओके, इसकी डायरेक्शन कैसी है? तो इसकी डायरेक्शन है सरफेस के परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। सो ये डायरेक्शन कैसी है? आउटवर्ड डायरेक्शन। और ये तो हम वैसे भी बता सकते हैं कि फोर्स किसकी डायरेक्शन में होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के नॉर्मल, और पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव है तो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। हमने चार्जेस पॉजिटिव लिए हैं, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? नॉर्मल टू सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो फोर्स भी कैसा होगा? नॉर्मल टू सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो ये आ गया फोर्स। अब इस फोर्स के कारण क्या होता है? देखिए, ये फोर्स कहाँ लग रहा है? दोबारा से देख लीजिए, ये फोर्स लग रहा है सरफेस पे। ओके, जैसे ये सामने एक ग्रीन कलर का बोर्ड है, इसकी ये सरफेस है, इस सरफेस पे हमने ऐसे फोर्स लगाया। तो हम फोर्स कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं? किसी पॉइंट पे नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट से मिली हुई एक सरफेस पे कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे फोर्स किस पे लग रहा है? सरफेस पे लग रहा है। और किस डायरेक्शन में लग रहा है? आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, तो जब फोर्स किसी पर्टिकुलर सरफेस के एरिया पे लगता है तो हम क्या कहते हैं? प्रेशर डेवलप हो रहा है। ओके, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रेशर। ओके, बेसिकली प्रेशर मतलब फोर्स ही होता है
जब फोर्स को हम एरिया के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, पर यूनिट एरिया कैलकुलेट करते हैं, तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? प्रेशर। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, एरिया फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन प्रेशर के पास भी डायरेक्शन होती है, जबकि स्केलर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन को बताने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं? फोर्स की डायरेक्शन की। तो प्रेशर की वही डायरेक्शन होती है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है। ओके, तो यहाँ पे क्या बनता है? प्रेशर डेवलप होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो रिपल्शन का फोर्स लग रहा है इन चार्जेस के बीच में या इन चार्ज सरफेसेस के बीच में, ओके, जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल की सरफेसेस पे पॉजिटिव चार्जेस रख दिए, तो फुटबॉल की ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस एक दूसरे पे रिपल्शन का फोर्स लगाएंगी। रिपल्शन का मतलब एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगी। तो ये फोर्स कहाँ पे लग रहा है? फुटबॉल की सरफेस पे। किस डायरेक्शन में? आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो वैसे ही ये एक 3D डायमेंशन, एक सॉलिड बॉडी है। ये एक केवल 2 डायमेंशनल बॉडी नहीं है, 3 डायमेंशनल बॉडी है। 3 डायमेंशनल बॉडी यानी इसके पास वॉल्यूम है। वॉल्यूम है यानी इसके पास काफ़ी सरफेस है। तो सरफेस पे ये फोर्स लग रहा है, इस वाली सरफेस पे इस डायरेक्शन में, इस वाली सरफेस पे इस डायरेक्शन में, इस वाली सरफेस पे ऊपर, इस वाली सरफेस पे नीचे। तो सपोज करो थोड़ी देर के लिए जैसे ये रस्सियाँ बंधी हुई है, ओके, इन रस्सियों को कोई इधर से खींचता है, इन रस्सियों को कोई इधर से खींचता है, क्योंकि इन रस्सियों की खींचने की डायरेक्शन ये है। तो जब रस्सियों को ऐसे खींचेंगे तो क्या होगा? ये सरफेस खींचेगा। ओके, ये रस्सियों के थ्रू हम क्या लगा रहे हैं? इसकी सरफेस पे फोर्स। तो इस पे फोर्स लग रहा है, सरफेस के एरिया पे फोर्स लग रहा है। तो जब सरफेस के एरिया पे फोर्स लगता है तो हम क्या कहते हैं? प्रेशर डेवलप हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे इस फोर्स के कारण, जो कि इस एरिया पे काम कर रहा है, इस एरिया पे काम करने के कारण, फोर्स जब एरिया पे काम करता है तो यहाँ क्या डेवलप होता है? प्रेशर डेवलप होता है। तो यहाँ प्रेशर बन रहा है। ओके, तो ये प्रेशर कितना बनता है देखिए, और इस प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, क्या असर पड़ता है। सो प्रेशर develops on the surface, on the charged surface of the body, metal body, किस डायरेक्शन में? इन आउटवर्ड डायरेक्शन। ओके, देखिए अब यहाँ पे प्रेशर की डेफिनेशन भी दे देते हैं। इस प्रेशर को कहते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर। इलेक्ट्रिक प्रेशर क्यों लग रहा है? ये प्रेशर किसके कारण लग रहा है? तो प्रेशर किसके कारण लग रहा है? फोर्स के कारण। जो एरिया पे फोर्स काम कर रहा है उस फोर्स के कारण, ड्यू टू आपस में जो फोर्स लग रहा है उसके कारण, ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्शन बिटवीन द charges each part of the surface experience a net force या experience a net pressure in outward direction. This pressure is known as electrostatic pressure या electric pressure. This is known as electrostatic pressure. इलेक्ट्रिक प्रेशर भी कहते हैं इसको। ओके, अब ये तो हो गया प्रेशर, यहाँ पे लग रहा है, पता चल गया हमें। जब फोर्स एरिया पे या सरफेस पे काम करता है तो प्रेशर डेवलप होता है, प्रेशर लगता है। अब इसका इफेक्ट क्या है? प्रेशर होने से क्या होगा? प्रेशर की डायरेक्शन किस तरफ है? प्रेशर की डायरेक्शन भी फोर्स की डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो क्या होगा? प्रेशर लगने से, देखिए रस्सी से इधर से खींचा लोगों ने, इधर से खींचा लोगों ने, इधर से लोगों ने खींचा, इधर से लोगों ने खींचा। तो जब इसको ऐसे खींचेंगे तो क्या होगा? इसके वॉल्यूम के अंदर चेंज आएगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक बैलून लिया, उस बैलून के अंदर हम एयर भरते हैं। एयर क्या काम करती है? उसकी जो इनर सरफेस है, सरफेस की जो इनर एरिया है बैलून के अंदर का, उस पर वो फोर्स लगाती है।
तो फोर्स कहाँ लगता है, एरिया के ऊपर, इनर सरफेस एरिया। ओके, तो एयर क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है ऑन दी एरिया, तो यानी उसके अंदर क्या डेवलप हो रहा है, प्रेशर। ओके, और इस प्रेशर का इफेक्ट क्या है कि वो बैलून का वॉल्यूम बढ़ता है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और ऐसे भी। ओके, और जो ये वॉल्यूम बढ़ता है किसके कारण बढ़ रहा है, प्रेशर के कारण। प्रेशर की डायरेक्शन को हमने किससे बताया, फोर्स की डायरेक्शन से। तो बेसिकली हो क्या रहा है, एयर अंदर फोर्स लगा रही है, कहाँ पे, सरफेस एरिया पे, बैलून के इनर सरफेस एरिया पे फोर्स लगा रही है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया अंदर क्या बन गया, प्रेशर बन गया। तो इस प्रेशर के कारण अंदर वो वॉल्यूम जो है बैलून का वो बढ़ने लगता है। ओके, वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। इन चार्जेस के कारण रिपल्शन का फोर्स लग रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में, कहाँ पे, सरफेस एरिया पे। सरफेस एरिया पे फोर्स लगता है तो अंदर हम क्या कहते हैं, प्रेशर बनता है। तो इस प्रेशर की डायरेक्शन कैसी होगी, जैसे बैलून के केस में प्रेशर की डायरेक्शन किस तरफ है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ओके, तो वही डायरेक्शन यहाँ पे है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वही डायरेक्शन प्रेशर की है, फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड। ओके, तो प्रेशर की डायरेक्शन भी आउटवर्ड। तो अगर इस सरफेस पे प्रेशर लगता है इस सरफेस के कारण, और इस सरफेस पे प्रेशर लगता है इस वाली सरफेस के कारण, इस वाली सरफेस पे लगता है इस वाली सरफेस के कारण, इस वाली सरफेस पे लगता है इस वाली सरफेस के कारण, यानी ये सरफेस का हर एक पार्ट दूसरे पार्ट पे प्रेशर लगाने लगता है, किस डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर हर पार्ट ऐसा करेगा तो हम क्या देखेंगे, इसका वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हो गया। ओके, तो पहले इस सरफेस की ये पोजीशन थी, कुछ देर बाद हम क्या देखते हैं, इसकी नई पोजीशन आ जाती है। ओके, सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर के कारण क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। ओके, पहले इसका वॉल्यूम कितना था, पहले इसका वॉल्यूम था v, और अब नया जो वॉल्यूम आया वो कितना आया, v प्लस डी वी, यानी ये कितना बढ़ गया, ये वाला पोर्शन कितना है, ये है यहाँ से यहाँ तक कितना है, डी वी। ओके, तो वॉल्यूम में कितना इंक्रीमेंट आया, डी वी वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। ओके, जब ये सरफेस है, ये जो सरफेस है इस पे फोर्स लगा। ओके, ये सरफेस है, सरफेस एरिया, एरिया दो डायमेंशन से बनता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो इस सरफेस को, सरफेस पे अंदर से फोर्स लगता है बाहर की तरफ, ये ऐसे बढ़ा आगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये दोनों कहाँ बढ़ रहे हैं, जेड एक्सिस में, या यूँ कह दीजिए एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, कौन सी डायमेंशन में, तीसरी डायमेंशन में। तो क्या चीज़ में बदलाव आ रहा है, वॉल्यूम में बदलाव आ रहा है, क्योंकि एरिया तो इनके पास है ही। ये क्या चीज़ कवर कर रहे हैं, डेप्थ। तो एरिया और साथ में डेप्थ, तो क्या चीज़ में चेंज आया, वॉल्यूम में चेंज आया। ओके, तो जब एक सरफेस एरिया कोई डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो क्या चीज़ में चेंज आएगा, वॉल्यूम में चेंज आएगा। ओके, तो इसके हर पार्ट ऐसा करता है, हर पार्ट ऐसा करता है, इसलिए इस पूरी सरफेस की नई पोजीशन आ गई ये वाली। ओके, तो अब जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कहाँ से बनेगा, नई वाली सरफेस से, किस डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल टू द न्यू सरफेस। तो अब जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो नई वाली सरफेस से बनता है। सो प्रेशर का इफेक्ट क्या है, ड्यू टू दिस प्रेशर in outward direction, the volume of the charged conducting body slightly increases मतलब that is the volume gets expansion, वॉल्यूम में क्या हो जाता है, एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंड कर जाता है। ओके, तो प्रेशर का ये इफेक्ट है। कितना होता है ये प्रेशर, सो वी हैव टू कैलकुलेट मैथमेटिकली इट्स वैल्यू। तो इसकी वैल्यू होती है, देखिए, सिंस प्रेशर का तो जनरल फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू
फोर्स अपॉन एरिया। ओके, यहाँ पे हम कौन से प्रेशर की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक प्रेशर की। ओके, तो इलेक्ट्रिक प्रेशर किसके ऊपर? ए बी एरिया एलिमेंट पे, डी एफ अपॉन डी ए। ए बी पे कितना फोर्स लग रहा था? डी एफ, और ए बी का एरिया कितना है? डी ए। तो डी एफ अपॉन डी ए कितना होता है? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो प्रेशर कितना है? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसे ही हर एरिया एलिमेंट पे यही प्रेशर लगेगा। अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो सरफेस के हर पार्ट पे सिग्मा कैसा है? कांस्टेंट, यानी हर पार्ट के लिए सिग्मा की वैल्यू यही है सिग्मा। एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट होता ही है। ओके, तो केवल इस पे डिपेंड करेगा प्रेशर। ओके, सिग्मा पे डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होता तो ए बी के लिए सिग्मा अलग होता, इस पार्ट का सिग्मा अलग होता, इस पार्ट का सिग्मा अलग होता। सिग्मा क्या है? नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट एरिया। ओके, तो यहाँ पे सपोज 10 चार्जेस हैं 1 सेंटीमीटर में, तो यहाँ की सरफेस चार्ज डेंसिटी 10। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में 5 चार्जेस हैं, तो यहाँ की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होती? 5। तो यहाँ का प्रेशर अलग होता, यहाँ का प्रेशर अलग होता। ओके, तो हमने कैलकुलेशन को ईजी रखने के लिए हमने यूनिट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा किया? यूनिफॉर्म। तो ये पूरी बॉडी के हर पार्ट पे, इस सरफेस के हर पार्ट पे प्रेशर कितना है? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस पे न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास एक वैल्यू और है। वी ऑल्सो नो डेट सिंस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज बॉडी के सराउंडिंग में, इस चार्ज बॉडी के सराउंडिंग में, इसके पास में, सरफेस के पास में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पूरी चार्ज बॉडी के कारण इसकी सरफेस के पास किसी भी लोकेशन पे, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? ई कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हम क्या लिख सकते हैं? सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। सो पुटिंग दिस वैल्यू इन द अबव इक्वेशन, पुटिंग दिस वैल्यू, तो हमें प्रेशर का एक और फॉर्मूला मिला। क्या मिला? सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ई का स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल आउट हुआ, सो वी गेट पी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। और डायरेक्शन कैसी है इसकी? अलोंग द फोर्स, यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन में। और इसका असर क्या है, इसका इफेक्ट क्या है? इसके वॉल्यूम के अंदर एक्सपेंशन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेशर। नाउ अब हम आते हैं एनर्जी पे। थ्रू आउट दिस डेरिवेशन ऑफ प्रेशर हमने सबसे पहले फोर्स फाइंड आउट किया, फिर प्रेशर पे आए, अब आ रहे हैं हम एनर्जी पे। एनर्जी पे आने से पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी। देखिए, यहाँ पे एनर्जी कहाँ होती है? एक चार्ज कंडक्टर के पास में एनर्जी कहाँ होती है, क्यों होती है, और क्यों होती है पता चल गया, कहाँ होती है पता चल गया। उसके बाद में सवाल ये है कि उस एनर्जी का ये करता क्या है चार्ज कंडक्टर। ओके, तो देखिए हमारे हाथ में एक कंडक्टर है। दिस इज ए न्यूट्रल कंडक्टर। न्यूट्रल कंडक्टर मीन्स number of positive and number of negative charges are equal inside the body. Okay, so net charge of this conducting body is 0. अब हमने क्या करा? ऐसे चार्ज पकड़ा, एक चार्ज लिया और इसमें ऐसे एंटर कराया। हम एक चार्ज को लेके गए, ऐसे रख दिया, इसके अंदर ले जाके स्टोर कर दिया। अब फिर एक दूसरा चार्ज लेके गए, दूसरा चार्ज लेके गए और उसको भी ऐसे स्टोर करते अंदर ले जाके। जब हमने पहला चार्ज रखा था इसके अंदर ले जाके, तो उसको अंदर ले जाके रखने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ा। उस चार्ज पे कुछ फोर्स लगाया था और उसको ऐसे डिस्प्लेस किया था। चार्ज पे फोर्स लगाया, उसको डिस्प्लेस किया। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क। यानी हमने एक चार्ज को जो रखा था उसके लिए हमें इस पर कुछ वर्क करना पड़ा। ओके, तो पहला चार्ज रखने के लिए मान लेते हैं हमें फोर्स लगाना पड़ा 1 न्यूटन। दूसरा चार्ज रखने गए तो 1 न्यूटन फोर्स नहीं, 2 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ा। ओके, 1 न्यूटन के कारण दूसरा फोर्स अंदर नहीं जा पाया। ओके, तो दूसरे चार्ज को रखने के लिए हमें कितना फोर्स लगाना पड़ा? 2 न्यूटन का। ऐसे ही तीसरा चार्ज रखने गए तो तीसरे चार्ज को रखने के लिए ना तो 1 न्यूटन से काम हुआ, ना ही 2 न्यूटन से काम हुआ। किससे काम हुआ? 3 न्यूटन से। ऐसे ही जब चौथा चार्ज रखने गए तो अब कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट हुई? उसको अंदर रखने के लिए फोर्स लगा के उसको डिस्प्लेस करना है 4th नंबर के चार्ज को,
तो अब कितना हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है, 4 न्यूटन। तो हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे अंदर हम नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ा रहे हैं हमें उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है अगली बार नए चार्ज को अंदर डालने के लिए। ओके, अगली बार नए चार्ज को अंदर डालने के लिए उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, यानी हर बार हमें नए चार्ज को अंदर डालने के लिए वर्क ज़्यादा करना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इसके अंदर चार्जेस इंक्रीज हो रहे हैं बाहर की तरफ उनके बीच का रिपल्शन का फोर्स बाहर की तरफ काम करने लगता है। यानी सपोज यहाँ पे 5 चार्जेस बैठे हुए हैं पॉजिटिव चार्जेस, हम छठा चार्ज लेके जाते हैं तो ये सारे के सारे 5 चार्जेस मिलके इस छठे चार्ज को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर निकालेंगे, अपने से दूर करेंगे। तो ये जो फोर्स लगा रहे हैं रिपल्शन का फोर्स, उस रिपल्शन के फोर्स के अपोजिट हमें फोर्स लगा के उस 6 नंबर के चार्ज को अंदर एंटर करना पड़ता है। तो यानी हर बार हम जब भी इसके अंदर चार्ज को एंट्री देते हैं या चार्ज को स्टोर करते हैं, जब भी हर बार नए चार्ज को स्टोर करते हैं तो हम एक फोर्स के अगेंस्ट काम करते हैं। जो अंदर से फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है रिपल्शन वाला फोर्स, उसके अगेंस्ट हम अपना फोर्स लगा के नए चार्ज को एंटर कराते हैं। ओके, तो इसका मतलब हर बार अगर यहाँ पे मैंने 100 चार्जेस कर दिए और उसके बाद मैं अब एक और चार्ज लेके आऊँगा तो अब मुझे कितने चार्जेस के फोर्सेस के अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा। अब मुझे 100 चार्जेस का जो इसमें रिपल्शन का फोर्स बन चुका है, अब ये 100 चार्जेस मिलके बाहर की तरफ रिपल्शन का फोर्स लगाएंगे। तो अब मैं जब एक और चार्ज अंदर रखूँगा तो मुझे अब कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, उन 100 चार्जेस के रिपल्शन के फोर्स के अगेंस्ट मुझे अब फोर्स लगाना पड़ेगा उस नए चार्ज को एंटर करने के लिए। यानी हर बार मेरी फोर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, यानी हर बार मैं जो वर्क कर रहा हूँ वो बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ रहे हैं कंडक्टर में, वैसे वैसे इसके ऊपर की जो एनर्जी है, एनर्जी कहाँ से आ गई, जो हम वर्क कर रहे हैं वो क्या है, एनर्जी तो है। तो हम जितना ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा एनर्जी खर्च कर रहे हैं, वो सारी एनर्जी, वो सारा फोर्स कौन अपने पास ले रहा है, चार्जेस। ओके, तो इस बार अगर हम इस पे सपोज और भी चार्जेस डालेंगे तो हमें और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और ज़्यादा फोर्स लगा के डिस्प्लेस करना पड़ेगा नए चार्ज को, यानी हमें और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं, वेन एवर वी गिव चार्ज टू ए कंडक्टिंग बॉडी, वी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वी ऑल्सो गिव सम एनर्जी टू दोज चार्जेस। क्यों? हम जो एनर्जी इस पर खर्च कर रहे हैं, एनर्जी ख़त्म तो हो नहीं सकती, केवल खर्च हो सकती है। ओके, खर्च से मतलब एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट हो सकती है। तो हमने यहाँ पे जो एनर्जी इस पर खर्च कर दी, सपोज 100 चार्जेस को रखने के लिए मुझे 100 जूल एनर्जी देनी पड़ी, 100 जूल वर्क करना पड़ा। तो वो 100 जूल एनर्जी गई कहाँ? क्योंकि चार्जेस एनर्जी के लिए तो कहते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो वो 100 जूल एनर्जी जो मैंने खर्च कर दी वो गई कहाँ? वो 100 जूल एनर्जी चार्जेस अपने साथ लेके इस कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर बैठ गए हैं, और वो जो एनर्जी अब चार्जेस के पास में है उसको हम कहते हैं चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो अब अगर हम और चार्जेस डालेंगे इसके अंदर तो हमें और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उन चार्जेस को सेट करने के लिए, यानी हमें और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा उन चार्जेस को सेट करने के लिए, यानी हम और ज़्यादा एनर्जी खर्च करेंगे अभी उस चार्जेस को सेट करने के लिए, यानी फिर और जितने ज़्यादा इसमें चार्जेस होंगे उतनी ज़्यादा उनकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो अगर इस सिस्टम के अंदर इस कंडक्टिंग मटेरियल की पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाना है तो हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ाते जाइए, क्योंकि नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ाते रहेंगे तो एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, और वही एक्सटर्नल एनर्जी चार्जेस अपने अंदर पोटेंशियल एनर्जी बना के स्टोर करते जा रहे हैं। ये चार्जेस जो अपने अंदर पोटेंशियल एनर्जी बना के स्टोर कर रहे हैं, चार्जेस हैं कहाँ पे इसमें, इसके वॉल्यूम में तो चार्जेस हैं नहीं। चार्जेस कहाँ हैं? जो भी हमने चार्जेस रखे थे, चाहे हमने एक लोकेशन पे लाके सबको इकट्ठा किया, लेकिन ऑटोमेटिकली वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, आउटर सरफेस पे। ओके, तो जो एनर्जी है इनके पास वो कहाँ है, वॉल्यूम के अंदर तो है नहीं, क्योंकि वॉल्यूम के अंदर चार्जेस नहीं है और ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये चार्जेस अपने पास जो इनकी पोटेंशियल एनर्जी है उसको कहाँ रखते हैं, किस रूप में रखते हैं? तो ध्यान रखिए, ये चार्जेस अपनी पोटेंशियल एनर्जी को अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं। ओके, इस पोटेंशियल एनर्जी को कहाँ पे रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और इस पोटेंशियल एनर्जी का नाम है फील्ड एनर्जी। ओके, तो कोई भी कंडक्टर को जब हम चार्ज देंगे, चार्जेस आउटर सरफेस में आ गए और अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो फील्ड एनर्जी एग्जिस्ट करती है। कहाँ से आई ये फील्ड एनर्जी? तो वापस से
हमने चार्जेस रखने के लिए कंडक्टर पे वर्क किया था, चार्जेस रखने में हमने वर्क किया था, वो वर्क, वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, फील्ड की एनर्जी में। तो एनर्जी वाली चीज यहां से आती है। ओके, सपोज मैंने 100 चार्जेस रखे और इन 100 चार्जेस को रखने के लिए मुझे 100 जूल वर्क करना पड़ा। ओके, जैसे जैसे चार्जेस 1 2 3 जैसे जैसे मैं चार्जेस अंदर बढ़ाता गया सरफेस के ऊपर, कंडक्टर के ऊपर, वैसे वैसे अंदर से रिपल्शन का फोर्स बढ़ता गया। तो हर बार मुझे ज़्यादा फोर्स लगा के नए चार्ज को एंटर करना पड़ा। ओके, तो जब भी हम किसी फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगा के वर्क करते हैं तो वो जो वर्क है, वो जो हमारा वर्क डन है, वो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बन के उस सिस्टम के साथ में या उस सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाता है। तो इसको हम डिफाइन इस तरह से करेंगे कि वेन एवर वी अप्लाई फोर्स अगेंस्ट ए फोर्स, ओके, वेन एवर वी अप्लाई फोर्स अगेंस्ट ए फोर्स, देन द वर्क डन बाई अस इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम कौन है यहाँ पे, ये बॉडी। तो यहाँ पे इन चार्जेस को जैसे जैसे हम अंदर बढ़ाते गए 1 2 3 4, इनका रिपल्शन का फोर्स बाहर काम करने लगा। उस रिपल्शन के फोर्स के कारण हमें हर बार जैसे ही एक नया चार्ज डालते तो उसको डालने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता, फिर वो नया चार्ज सेट हो जाता, फिर एक और नया डालते तो अब अंदर से बाहर की तरफ और ज़्यादा रिपल्शन का फोर्स लगता। तो यानी हर बार हम चार्जेस भी बढ़ाते जा रहे हैं और हर बार हम नया जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो भी ज़्यादा मैग्नीट्यूड का एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो हमें हर बार ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। तो ऐसे करते करते 100 जूल 100 चार्जेस तक जब हम पहुँचे तो हमारी एनर्जी भी कहाँ तक पहुँच चुकी थी, 100 जूल। यानी 100 चार्जेस को रखने में हमें कितनी जूल एनर्जी, हमने कितना वर्क कर लिया था, 100 जूल। हमारी कितनी एनर्जी लग चुकी थी इस सिस्टम के ऊपर, 100 जूल। तो इस सिस्टम ने, इन चार्जेस ने इस 100 जूल का क्या किया, ये 100 जूल कहाँ रखी, ये 100 जूल इनके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। किस फॉर्म में, फील्ड एनर्जी की फॉर्म में। ओके, तो इस तरह से एनर्जी इज एसोसिएटेड विथ ए चार्ज कंडक्टर। ओके, अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम का एक्सपेंशन भी हो रहा है। हमने क्या नोट किया, ये वाला जो रीजन है, ये वाली जो जगह है dv, जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था पहले, जब तक वॉल्यूम एक्सपेंड नहीं किया था तब तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं से स्टार्ट होता था। लेकिन जैसे ही वॉल्यूम एक्सपेंड कर गया तो जो मेटल की सरफेस है वो ये वाली सरफेस बन गई, मेटल की सरफेस की ये नई पोजीशन आ गई। तो यानी इसके अंदर का जो पोर्शन है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। तो ये सारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो। ओके, ये सारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से स्टार्ट होता है, इस सरफेस की नई पोजीशन से जो एक्सपेंड हुई है। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से शुरू होता है और ये हमारी इनिशियल पोजीशन, सरफेस की पहली पोजीशन और ये सरफेस की दूसरी पोजीशन। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो यहाँ से बनता है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हुआ, ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हुआ, तो अब हमारी सरफेस, मेटल की सरफेस की ये पुरानी पोजीशन है, ये नई पोजीशन है, तो मेटल का वॉल्यूम बढ़ गया। अगर हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोचे, फॉर एग्जांपल दिस इज ए फ्लेक्सिबल मेटल, ये एक रबर की जैसे है, तो अगर इसका वॉल्यूम हम मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए इसको रबर का मेटल, तो इसका वॉल्यूम बढ़ गया सच में। अगर वॉल्यूम सच में बढ़ गया तो मेटल की जो सरफेस यहाँ तक है वो कहाँ तक हो गई, यहाँ तक हो गई। तो मेटल का जो वॉल्यूम है वो कितना हो गया, v प्लस डी वी। तो यानी अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर कितना होता है, जीरो, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो, क्योंकि मेटल सरफेस यहाँ तक है। तो यहाँ पहले क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ पे जो एनर्जी थी, जो हमने कहा 100 जूल एनर्जी हमने दी थी, और वो 100 जूल एनर्जी कहाँ पे थी, फील्ड एनर्जी की फॉर्म में थी, और हमने यहाँ से तो फील्ड ही हटा दिया। तो उस एनर्जी का क्या हुआ, तो वो एनर्जी कहाँ चली गई, वो इसके वॉल्यूम के एक्सपेंशन में खर्च हो गई। ओके, तो समझो इस बात को दोबारा से, हमने कितनी एनर्जी दी इसको 100 चार्ज सेट करने के लिए, 100 जूल एनर्जी। अब हम देखते हैं इस फील्ड के अंदर कितनी एनर्जी है, केवल 70 जूल एनर्जी। 30 जूल एनर्जी का क्या हुआ, 30 जूल एनर्जी यहाँ थी जो कहाँ काम आ गई, इसके वॉल्यूम को बढ़ाने में, चार्ज कंडक्टर के वॉल्यूम को बढ़ाने में। ओके, तो जब भी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है, एक जगह से दूसरे फॉर्म जगह जाती है, तो कुछ काम करती है। ओके, और यहाँ पे भी वही हुआ, 100 जूल एनर्जी दी, 100 जूल में से हमें बची हुई कितनी मिली, 70 जूल। तो 30 जूल कहाँ गई, 30 जूल ने काम कर दिया, क्या काम कर दिया, इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया। ओके, तो इस तरह से एनर्जी यहाँ से जुड़ी हुई है।
तो एनर्जी कहाँ पे है? फील्ड के अंदर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी। नाउ इसको लिख लेते हैं अपन, द अमाउंट ऑफ, इसको हमें फाइंड आउट करना है एनर्जी डेंसिटी, लेकिन हम डिटेल सारी लिखेंगे कि एनर्जी कहाँ से आती है। सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन in charging a body of a given charge configuration is stored as its potential energy। ओके, दोबारा से, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन चार्जिंग ए बॉडी ऑफ ए गिवन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन इज स्टोर्ड एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी whenever a body is charged, an electric field is set up in its surrounding where the potential energy exists in form of its field energy। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट वर्क डन एंड एनर्जी। चार्जिंग के लिए हमने जो वर्क किया वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या कहते हैं? फील्ड एनर्जी। और फील्ड एनर्जी कहाँ रहती है? इसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहीं पे, वेयर द पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ इट्स फील्ड एनर्जी। ओके, नाउ हमें फाइंड आउट करना है इस एनर्जी को। सो फॉर दिस पर्पज हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए प्रेशर। क्यों? क्योंकि जो एक्सपेंशन हो रहा है, जो एनर्जी का यूज हो रहा है बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन किसके कारण हो रहा है? प्रेशर के कारण। सो वर्क डन dW इज इक्वल टू PdV, प्रेशर वॉल्यूम। ये टोटल वॉल्यूम कितना है? V प्लस dV, जिसमें ये तो है V और ये है dV, ये वॉल्यूम। ओके, सो प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ये हमें क्या देगा? वर्क डन। और इसको हम कह सकते हैं du, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे du इज इक्वल टू PdV। सो फॉर एनर्जी डेंसिटी, इस वॉल्यूम के अंदर देखिए हुआ क्या है, ये सारे के सारे चार्जेस ने क्या करा? अपनी ही एनर्जी को, जो इनके पास पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर थी, उस एनर्जी को यूज करके इन्होंने क्या करा? अपना वॉल्यूम बढ़ा लिया। हमने तो इनको बाहर से 100 जूल दी थी, 100 जूल थी इनके पास। अगर इनका वॉल्यूम नहीं बढ़ता तो इनके पास कितनी जूल एनर्जी रहती? 100 जूल रहती इनके पास एज ए फील्ड एनर्जी। लेकिन इन्होंने क्या करा? उस 100 जूल में से 30 जूल फील्ड एनर्जी को कहाँ पे काम ले लिया? अपने वॉल्यूम को बढ़ाने में, यानी अपनी ही एनर्जी को इन्होंने खर्च किया। ओके, कहाँ पे? इस वॉल्यूम के अंदर। ओके, और तरीका क्या है इनका वॉल्यूम को बढ़ाने का? प्रेशर के थ्रू। ओके, सो यहाँ पे जो चेंज आ रहा है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड या लिंक टू द वॉल्यूम dV। ओके, ये क्या है? एनर्जी, फील्ड एनर्जी इन वॉल्यूम dV। ओके, सो du इज इक्वल टू PdV। यहाँ पे इस वॉल्यूम में पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है? क्योंकि वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में क्यों हम फाइंड आउट करना चाहते हैं एनर्जी को? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये तीनों डायमेंशंस में होता है, एक्स में भी जाता है, वाई में भी जाता है और जेड डायरेक्शन में भी जाता है। एक्स, वाई, जेड, तीनों डायमेंशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है। तो
तो अगर तीनों डायमेंशंस में जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यानी एक वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है, यानी जो एनर्जी है वो कहाँ पे फैली हुई है, एक वॉल्यूम के अंदर फैली हुई है। ओके, तो हम उस वॉल्यूम के अंदर, पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर हम कैलकुलेट करेंगे कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। तो इस dV के अंदर कितनी एनर्जी है वो हम चेक कर लेते हैं। जो ये वॉल्यूम एक्सटेंड हुआ कि यहाँ पे कितनी एनर्जी लग गई, तो du अपॉन dV इज इक्वल टू प्रेशर। सो दिस इज du अपॉन dV को हम कह देते हैं u। ओके, इट इज इक्वल टू du अपॉन dV। प्रेशर कितना होता है, सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट या फिर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ओके, सो दिस इज एनर्जी, इसको कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी यानी फील्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो इस तरह से एनर्जी है। इसका यूनिट क्या होगा, जूल पर मीटर क्यूब, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हो क्या रहा है, दोबारा से देखिए, हमने एक कंडक्टर को चार्जेस दिए, चार्जेस सारे के सारे कंडक्टिंग मटेरियल है, इसलिए कहाँ पे चले गए, आउटर सरफेस के ऊपर जाके इकट्ठे हो गए, आउटर सरफेस पे चले गए। कंडक्टर के अंदर के वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है, तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा। कैसा होगा, नॉर्मल टू द कंडक्टिंग सरफेस। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर हमने क्या करा, फोर्स को फाइंड आउट किया। फोर्स को कहाँ पे फाइंड आउट किया, एक छोटे से एरिया एलिमेंट में। छोटे से एरिया एलिमेंट में हमने फोर्स निकाला और छोटे से एरिया एलिमेंट के फोर्स को हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो पूरी सरफेस के ऊपर का फोर्स मिल गया। कौन सा फोर्स, रिपल्शन का फोर्स। जो सरफेसेस आपस में रिपल्शन का फोर्स लगा रही है सिमिलर चार्जेस के कारण, जो आपस में फोर्स लग रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में, वो फोर्स हमने निकाल लिया। उस फोर्स के कारण ये क्या करना चाहती है, एक दूसरे से दूर जाना चाहती है। जो सरफेसेस है, 4 सरफेसेस एक दूसरे से दूर जाना चाहती है। फोर्स किस पे काम कर रहा है, सरफेस एरिया पे, तो हमने इसको क्या नाम दे दिया, फोर्स को प्रेशर। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, किस डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो प्रेशर के कारण वॉल्यूम बढ़ता है, कितना बढ़ता है, dV। ये वॉल्यूम बढ़ जाता है प्रेशर के कारण। ओके, अब ये वॉल्यूम बढ़ाने का काम प्रेशर कर रही है। ओके, तो इसमें कुछ एनर्जी भी खर्च हो रही है, क्योंकि इतना सारा काम अगर यहाँ पे हो रहा है तो एनर्जी खर्च होगी। शुरुआत में हमने किसको डाला, ये जो सारी प्रक्रिया शुरू हुई है, प्रोसेस शुरू हुई है, किसके कारण शुरू हुई है, चार्जिंग के कारण। अगर हम कंडक्टर को चार्जेस नहीं देते तो क्या ये सब कुछ होता, कंडक्टर को चार्जेस नहीं देते तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनता, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनता, फोर्स नहीं बनता, फोर्स नहीं बनता, प्रेशर नहीं बनता, प्रेशर नहीं बनता, वॉल्यूम एक्सपेंड नहीं होता। तो ये सारी चीजें जो लास्ट में वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ है, ये किसके कारण हो रहा है, चार्जेस के कारण। ओके, और चार्जेस कैसे कर रहा है ये काम, अपनी एनर्जी लगा के। चार्जेस के पास एनर्जी कहाँ से आई, तो चार्जेस को जब हम स्टोर कर रहे थे, यानी हम जब कंडक्टर को चार्ज कर रहे थे, किसी के कंडक्टर में चार्जेस को भरना यानी उस कंडक्टर को चार्ज करना। तो जब हम चार्जिंग वाली प्रोसेस में थे, जब हम चार्ज कर रहे थे कंडक्टर को, तो चार्जेस के साथ साथ हम उसको क्या दे रहे थे, एनर्जी भी दे रहे थे। ओके, और वो एनर्जी लेके वो अपने साथ बैठ गया। उस एनर्जी को उसने अपने फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में निकाला। ओके, जहाँ से फोर्स भी बना, प्रेशर भी बना, और इस कारण से वॉल्यूम भी एक्सपेंड हुआ। तो जो वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है बिकॉज ऑफ एनर्जी, बिकॉज ऑफ प्रेशर, बिकॉज ऑफ फोर्स। तो देखिए, कोई भी चीज़ अलग नहीं है, सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। ओके, अगर हम एक चीज़ को पकड़ के बढ़ा दें तो बाकी सारी चीज़ें यहीं रुकने वाली नहीं है, वो भी सब बढ़ेंगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमने नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ाए तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा, फील्ड की एनर्जी बढ़ेगी और वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अगर यहाँ पे एक बात है कि हमने सपोज चार्जिंग करते वक्त हमने 100 जूल एनर्जी दे दी चार्जेस के साथ में, और हमें देखने को मिलता है फील्ड के अंदर की 70 जूल एनर्जी बची है, तो हमें समझ जाना है 30 जूल एनर्जी कहाँ खर्च हो गई, वॉल्यूम के एक्सपेंशन में। अगर वॉल्यूम का एक्सपेंशन नहीं होता तो जितनी एनर्जी हमने दी थी वो पूरी एनर्जी लेके वो चार्जेस अपनी पोटेंशियल एनर्जी को रख के अपने पास रखते। देखिए, ये एनर्जी का फंडा कुछ इस तरह से, सपोज मेरे हाथ में एक स्प्रिंग है, अभी नॉर्मल कंडीशन में है, इधर से स्प्रिंग को हमने कहीं रोक दिया, अब यहाँ से हम स्प्रिंग को दबाते हैं। ओके, जैसे जैसे हम स्प्रिंग को दबाएंगे, सपोज शुरू में मैंने 1 न्यूटन फोर्स लगाया और 1 सेंटीमीटर स्प्रिंग अंदर चला जाता है। दूसरी बार 1 सेंटीमीटर अंदर जाने के लिए 1 न्यूटन से काम नहीं चलेगा,
क्यों? क्योंकि जैसे ही स्प्रिंग 1 सेंटीमीटर अंदर गया, स्प्रिंग का अपना रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गया, किस तरफ? बाहर की डायरेक्शन में। तो अब की बार अगर मुझे वापस से उसको 1 सेंटीमीटर अंदर दबाना है तो 1 न्यूटन नहीं 2 न्यूटन लगाना पड़ेगा। तो दूसरी बार 1 सेंटीमीटर दबाने के लिए उसको कितना फोर्स लगाया? 2 न्यूटन। तीसरी बार वापस से 1 सेंटीमीटर दबाना है तो अब 2 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हो क्या रहा है? हर बार स्प्रिंग को अंदर दबाने के लिए मुझे ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर बार हम एक फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगा रहे हैं। स्प्रिंग का फोर्स बाहर की तरफ और हमारा एक्सटर्नल फोर्स अंदर की तरफ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? ऐसे एक्सटर्नल फोर्स लगा के स्प्रिंग को दबा देते हैं और उसमें चिटकनी लगा के रोक देते हैं और उसको ऐसे पकड़ लेते हैं हाथ में। एक लंबी सी स्प्रिंग को हमने कंप्रेस कर दिया और ऐसे पकड़ लिया। अब बताइए इस स्प्रिंग के पास कुछ है क्या? तो इसका जवाब है हाँ, इस स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी है। और इसका सबूत ये है कि आप एक बार इसको हाथ हटा के छोड़िए, जैसे आप हाथ हटाएंगे स्प्रिंग फैलेगी, भागेगी। तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्यों आई? कहाँ से आई? तो जैसे ही हमने स्प्रिंग को दबाया था, इसने बाहर एक फोर्स लगाना शुरू कर दिया था जिसको कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। उस रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट हम बाहर से फोर्स लगाते गए और स्प्रिंग के उस पॉइंट को डिस्प्लेस करते गए जो हमारे हाथ से टच हो रहा है। तो जैसे जैसे हम एक फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगा के वर्क करते हैं तो वो जो हम वर्क करते हैं वो स्प्रिंग के अंदर क्या बन के स्टोर हो जाता है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी। वही चीज़ यहाँ कर रहे हैं हम यहाँ पे चार्जेस को दबाते जा रहे हैं, चार्जेस दबते जा रहे हैं, नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं, बाहर की तरफ रिपल्शन का फोर्स बढ़ता जा रहा है। तो फिर हर बार हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, यानी हम ज़्यादा एनर्जी लगाते जा रहे हैं। और जो हम ज़्यादा वर्क कर चुके हैं इस पर, इतने सारे चार्जेस भरने के लिए हमने बहुत सारा वर्क कर दिया, बहुत सारा वर्क कर दिया यानी हमने बहुत सारी एनर्जी खर्च कर दी। वो एनर्जी इस सिस्टम की अपनी पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो जाती है। और किस फॉर्म में होती है? फील्ड की एनर्जी की फॉर्म में होती है। और अगर ये वॉल्यूम का एक्सपेंशन हो रहा है, साथ ही साथ एक चीज़ और हो गई, यहाँ पे वॉल्यूम का एक्सपेंशन हो रहा है, तो हमने जितनी एनर्जी दी इसको, उसमें से कुछ एनर्जी इसने कहाँ खर्च कर दी? अपने वॉल्यूम के एक्सपेंशन में। ओके, यानी हमने सपोज किसी को 100 रुपये दिए तो उसके पास 100 रुपये होने चाहिए थे, लेकिन उसने 30 रुपये अपने ऊपर खर्च कर दिए। ओके, दिए हमने कितने उसको? 100 रुपये। उसके बनते कितने थे? 100 रुपये। हमने उसको 100 रुपये दे दिए, लेकिन अब वो 100 में से 10 रखे, 20 रखे, कुछ भी रखे, कितने खर्च करता है कितना नहीं, वो उसका अपना मैटर है। तो हमारा काम था चार्जेस भरने का, 100 जूल एनर्जी इसको देने का, हमने 100 जूल एनर्जी सिस्टम को दे दी। अब इसने अपना वॉल्यूम कितना एक्सपेंड करना है ये इस पर डिपेंड करता है। ये जितना वॉल्यूम को बढ़ाएगा उतनी ये एनर्जी इसकी कम होती जाएगी। अभी 30 जूल कम हुई है, अगर ये और वॉल्यूम बढ़ गया तो ये एनर्जी भी चली गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? जो नई वाली सरफेस है वो कहाँ आ जाएगी? यहाँ आ जाएगी। अगर हमारी मेटल की सरफेस यहाँ आ गई तो इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड वापस से क्या हो गया? जीरो, क्योंकि ये मेटल के अंदर आ जाएगा पोर्शन। अगर मेटल के अंदर आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? जीरो। तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिलीट हो गया। तो अब हमारे पास कितनी एनर्जी बचती है? 40 एनर्जी। तो यानी 30 जूल एनर्जी और खर्च हो गई। क्यों? क्योंकि अब वॉल्यूम और ज़्यादा बढ़ गया। ओके, तो ये सारी चीज़ें फिजिकली या प्रैक्टिकली हमें देखने को मिलती नहीं है, लेकिन इट्स ट्रू कि ऐसा होता है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता होगा, देख सकते होंगे। बाकी ये सब कुछ फैक्ट है, होता है इस तरह से। ओके, सो एनर्जी, फोर्स, प्रेशर, एनर्जी, दीज 3 क्वांटिटीज आर एसोसिएटेड विथ ए चार्ज आइसोलेटेड कंडक्टर। ओके, बाकी इनके अंदर वॉल्यूम, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्जेस, ये सारी चीज़ें इनके अंदर इन्वॉल्व है। आपने इनको पूरा सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है और अच्छे ढंग से समझना है, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट अभी तक ये सिलेबस में नया जुड़ा है हमारे 2-3 साल के अंदर, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, थैंक यू।